फ्रांस एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का ये नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें आपको जो एमसीक्यू टाइप्स के सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और इसमें एक्सप्लेन किए जाएंगे और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी आए हुए क्वेश्चन है जो एमसीक्यू टाइप्स के हैं और ये हिस्ट्री पोर्शन का भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो जो हमारे चैनल पर इस चित्रांश एग्जाम मेरे नाम से जो मेरा चैनल है उसको सर्च करके देख लीजिए। उसमें मेरा एक हिस्ट्री का एमसीक्यू टाइप से वीडियो पड़ चुका है और उसी के बाद हम आज ये अगला क्वेश्चन इस वीडियो में हम डालने चल रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र या अंग। तो क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम। मतलब इसके अंतर्गत कितने 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र या 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। इस बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम सिद्धांत या अंग सिद्धांत कहा जाता है। अंग और इस अंग सिद्धांत के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 12 और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। ठीक है, और बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को अपना लिया था। जैसे कि ऑप्शन नंबर है समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और अशोक। तो किसने अपना लिया था, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में, अंतिम क्षण में जो है जैन धर्म अपना लिया था और उसने जो है जैन साधु भद्रबाहु नाम का एक जैन साधु थे जिससे उन्होंने जैन दीक्षा लेकर के कर्नाटक में स्थित एक पहाड़ी थी, ठीक है, जिसको बोलते हैं श्रवण बेलगोला। क्या बोलते हैं, श्रवण बेलगोला में स्थित एक चंद्रगिरी पहाड़ी पर उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था, उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया था। तो अपने अंतिम क्षणों में ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम क्षणों में भद्रबाहु नामक जैन साधु से दीक्षा लेकर के ये कर्नाटक के एक श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, रामेश्वरम, कांची, मदुरई, श्रवण बेलगोला। तो कौन सा है, दक्षिण भारत में वही है श्रवण बेलगोला। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो कर्नाटक के मैसूर में श्रवण बेलगोला ही स्थित है। ठीक है, यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई थी। किसने बनाई थी, चामुंडा राय ने बनवाई थी। ठीक है, तो ये गोमतेश्वर की मूर्ति है उसको किसने बनवाई थी, चामुंडा राय ने बनवाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ, काले और लाल मृदभांडों के साथ, गेरू रंग के मृदभांडों के साथ और उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांडों के साथ। तो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले के लोहे की जो प्राचीनतम जो पुरानी साहित्य उल्लेख किए गए हैं उससे ये सभी जो है पुरातात्विक प्रमाण में मिले हैं। ठीक है, जो पुरातात्विक जो प्रमाण मिले हैं उसमें जो है बहुत सारे साहित्य लोहे के प्राचीन बहुत सारे पुराने साहित्य जो है मिले हैं। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था, तांबे का था या टिन का था, लेड का था या लौह का था।
तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज्य में लौह का किसका था, लौह का विशाल, लोहे का विशाल भंडार था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ये सभी क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग में आया हुआ है, एमटीएस में आया हुआ है। तो आप क्वेश्चन के नीचे देख सकते हैं कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, किस एग्जाम में किस तरीके से कितना इंपॉर्टेंट है। अब उस तरीके से आप इसको देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेरोडोटस को माना जाता है, क्या माना जाता है, इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, या फिर राजनीति शास्त्र का जनक, या दर्शन शास्त्र का जनक। तो हेरोडोटस जो है उनको इतिहास का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है, इतिहास का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या नाम है, सूत संग्रह, मूसा संहिता, या त्रिपिटक, या जैन अवेस्ता। तो जो यहूदियों के धार्मिक पाठ है वो क्या है, उसको बोला जाता है मूसा संहिता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। और इनका जो पूजा स्थल है सिनागॉस, क्या इनके पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है, सिनागॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जैसे कि अभी बताया था मैंने कि त्रिपिटक बौद्धों और जैन अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध का और जैन अवेस्ता जो है वो किसका है, पारसियों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मूसा संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को अनुक्रम मतलब काल के अनुसार जो है कौन पहले आया उसके बाद कौन आया, इस क्रम से लगाना है आपको। ठीक है, इसमें जैसे नंद, शिशुनाग, मौर्य, हर्यक। तो देखिए मगध के राजवंश का जो काल अनुक्रम है, मतलब कालक्रम जो है वो है पहले आए थे हर्यक वंश, जो कि 544 से 412 ईसा पूर्व तक रहे हैं। 544 से 412 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आते हैं मौर्य, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, फिर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश। ठीक है, इस तरीके से क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले कौन आया मगध के राजवंश से, पहले हर्यक आए, शिशुनाग आए, नंद वंश आए, फिर मौर्य वंश आए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभाष्य लिखा था गार्गी ने, मनु ने, बाण ने, या पतंजलि ने। तो किसने लिखा था, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही होगा। किसने लिखा था, पतंजलि ने। तो महाभाष्य के जो रचनाकार थे वो कौन थे, पतंजलि थे। ठीक है, तो इस ग्रंथ में क्या जानकारी मिलती है, इस ग्रंथ में मौर्य शासकों ने किस तरीके से आर्थिक संकट से उबरने के लिए देवी देवताओं की प्रतिमाएं बना करके बिकवाई थी। इस जो है रचनाकार, इसमें जो है इस ग्रंथ में ये सभी जानकारियां मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है चरक, सुश्रुत और भारत, बी है चरक, सुश्रुत और पतंजलि, सी है चरक, सुश्रुत और वाग्भट, और डी है चरक, वात्स्यायन और वाग्भट। तो इसमें होगा निम्नलिखित प्राचीन भारत के जो चिकित्सीय त्रय के जो तीन लोग हैं वो कौन है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने निकाला था, अशोक ने निकाला था, या बिंदुसार ने निकाला था। तो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का काम जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, तो इसमें जो 305 ईसा पूर्व में जो यूनानी शासक एक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो युद्ध के बाद एक तरीके की एग्रीमेंट मतलब संधि हुई थी, जिसके लिए वजह से ही सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में, अपने पुत्री के साथ विवाह करके के रूप में एरिया और आर्कोसिया जो है और जेडोसिया और पेरिपेसदाई के क्षेत्र को दे दिया था। ठीक है, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और
पेरिपेम्सदाई के क्षेत्र को दे दिया था विवाह में दहेज के रूप में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट पे आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, श्रवणबेलगोला में। तो जैन लेखक हैं उनके अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन का जो अंतिम क्षण था वो अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ करके जैन साधु भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए थे? श्रवणबेलगोला में चले गए थे और वहीं उसने जो है अपने शरीर को त्याग दिया था। और इस त्यागने का मतलब इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है जैन धर्म में? सल्लेखना कहा गया है। क्या कहा गया है? सल्लेखना कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही होगा? डी। नेक्स्ट आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी बिंबिसार। तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार। तो जो बिंदुसार है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और बिंदुसार को और क्या कहा जाता था? बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमित्रघात। और यूनानी जो इतिहासकार हैं इन्हें अमित्रोचेटस के नाम से पुकारते हैं। जो यूनानी इतिहासकार हैं इन्हें अमित्रोचेटस के नाम से पुकारते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु। तो कौन है? तो अशोक जो है, अशोक मौर्य राजवंश का महान सम्राट था और ये जो है बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? उज्जैनी में थी, पुष्कलावती में थी, या तक्षशिला में थी, या राजगृह में थी? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी सही होगा? तक्षशिला। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी और उसका पुत्र जो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। इसमें अशोक को कुमारामात्य बनकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था। अशोक केवल विद्रोह को ही नहीं शांत किया बल्कि वहां की जो प्रजा थी उनको जो है प्रेम के साथ और विश्वास भी, उनका प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, या निर्देशित लोकतंत्र? तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें अशोक के अधीन जो मौर्य राजवंश प्रभुत्व स्वेच्छाचारी शासन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना, या मिशनरी को सीलोन भेजना? तो किससे आया? ऑप्शन नंबर बी कलिंग युद्ध से आया था। ठीक है, तो अशोक की जो प्रशासनिक नीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, इसी से आया था कि कलिंग युद्ध की जो घटना के बाद जो है कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक द्वारा जो है भेरी घोष की नीति अपनाया था। ठीक है, जो भेरी घोष की नीति को त्याग करके धम्म घोष की नीति को अपनाया था। किसको त्याग करके? अशोक ने, ये क्वेश्चन आया है जैसे कि अशोक की प्रशासनिक नीति में सबसे ज्यादा परिवर्तन कहाँ आया था, कब आया था? तो अशोक की प्रशासनिक नीति में सबसे ज्यादा परिवर्तन कलिंग के युद्ध के बाद आया था। और कलिंग के युद्ध के बाद ही जो है अशोक ने भेरी घोष की नीति को हटा करके धम्म घोष की नीति को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देवान नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो देवान नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्ट सेकंड, रॉक एडिक्ट 4, रॉक एडिक्ट 6 और रॉक एडिक्ट 13। तो किसने? तो इसमें जो है
ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो कलिंग के युद्ध के बाद निम्नलिखित में किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है, किस रॉक एडिक्ट में? तो 13वें, मतलब ऑप्शन नंबर डी, रॉक एडिक्ट 13। 13, तो इसमें इसको बोलते हैं 13वां शिलालेख। से कलिंग के युद्ध के संदर्भ में अब बहुत सारे साफ मतलब साक्ष्य मिलते हैं। ये घटना जो है अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, मतलब जैसे कि 261 वर्ष ईसा पूर्व में हुई थी, और इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया था और युद्ध त्याग करने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन इसमें कौन सा, डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? अभी बताया था जैसे कि मैंने कि 261 BC में ईसा पूर्व में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां दिखाई देता है? स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, खुदाई, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शिलाओं का जो उत्कीर्ण 13वां राज्यादेश है वो, तो इसी पर जैसे कि अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज या जस्टिन। तो ये तो सभी को क्वेश्चन जैसे कि मालूम होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था वो कौन था? वो था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो था यूनानी मतलब ग्रीस शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसने अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक भी लिखी गई। तो इसने अपनी पुस्तक का नाम क्या था? इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका, जो मौर्य युग के समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखी गई थी। ठीक है, किसके बारे में उसमें एक्सप्लेन किया गया था? मेगास्थनीज जो बुक है उसमें, इंडिका जो बुक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय के समाज और प्रशासन के विषय में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने किस बौद्ध साधु से? ऑप्शन नंबर ए है विष्णुगुप्त, बी उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त और बृहद्रथ। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उपगुप्त। तो ये सिंघली अनुश्रुतियों एवं दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दिव्यावधान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित कराने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या धर्म से संबंधित था? विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, वैशाली। तो किससे था? तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित से कौन सा था? उज्जैन, वल्लभी, नालंदा, तक्षशिला। तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध केंद्र जो था, स्थल था, वो तक्षशिला था। और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। और आज के समय में ये जो तक्षशिला है पाकिस्तान से कुछ दूर पर, इस मतलब पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, वहां से कुछ दूरी पर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था, और चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी था। चाणक्य जो है तक्षशिला का सबसे बड़ा आचार्य भी था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? ये बताना है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? मगधी में, ब्राह्मी में, पाली में और देवनागरी लिपि में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्राह्मी में। तो अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में, तक्षशिला एवं लघुमान अभिलेख आर्मेयिक लिपि में, सरेकुना
अभिलेख आर्मेइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा भी जो है सभी शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था, मतलब पढ़ने में सफलता हासिल की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप 1837 में की थी। सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने की थी। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान जो थे उन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, और उसके पहले 1750 ईस्वी में टीफेन थेलर एक नाम के साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने इसको खोजा था, और अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। ठीक है, खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था, और सारे जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं D.R. भंडारकर महोदय ने तो केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास भी किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क? तो किसको कहा जाता है? मौर्य वंश के शासक जो अशोक हैं उनको शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? माता पिता का आज्ञा का पालन, दान पुण्य, भातृभाव, संघ के प्रति अवस्था। धम्म में वर्णित जो है कि पक्षी या फिर किसी पक्षी या प्राणियों की हत्या नहीं करना है, प्राणियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है, और हमेशा अपने माता पिता की सेवा करना है, और भातृत्व भाव रखना चाहिए, भाईचारे का भाव रखना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए, और कम खर्चा करना चाहिए, और अल्प संचय रहना चाहिए। इस तरीके से जो है इसमें बताया गया है। धम्म में संघ के प्रति आस्था संबंधित कोई तत्व वर्णित नहीं है, संघ के प्रति आस्था नहीं के लिए कोई वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमें डी सही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक और नगर प्रशासक। तो कौन था? ऑप्शन नंबर ए, जिला प्रशासक। तो मौर्य वंश के शासन के दौरान जो है स्थानिक जिला प्रशासक होता था, और मेगस्थनीज ने नगर के जो प्रमुख अधिकारी थे उनको एस्ट्रोनोमाई कहा है, और जिले का अधिकारी एग्रोनोमाई होता था। ठीक है, मेगस्थनीज के अनुसार कौन जो प्रमुख अधिकारी होता था वो उसको एस्ट्रोनोमाई बोला गया, और जो जिले का अधिकारी होता था उसको एग्रोनोमाई बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य वंश के बाद कौन आया था? सातवाहन आए थे, शुंग आए थे, नंद आए थे, या कर्ण आए थे? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की, अंतिम मौर्य सम्राट का जो राजा था वो कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, और बृहद्रथ की हत्या करने के जो पुष्यमेध शुंग द्वारा 184 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना की थी। कौन सा वंश आया था? शुंग वंश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, बृहद्रथ, सुसीम या संप्रति? तो कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बृहद्रथ था। ठीक है, मिलिंद पानो क्या है? मिलिंद पानो क्या है बताइए? तो मिलिंद पानो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध नाम, या बौद्ध पाठ। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बौद्ध पाठ है। तो मिलिंद पानो एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचना की गई है इसकी। तो इसकी रचना जो है इंडो ग्रीक शासक एक है मिनेंडर, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, चरक किसे राज चिकित्सक थे? किसके राज चिकित्सक थे? मतलब चरक जो है ऑप्शन नंबर ए हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कनिष्क के। तो चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे, और इनको जो है चरक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इन्हें चिकित्सा के बारे में बहुत सारे विधि पर समान रूप से अधिकार था, और इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता भी लिखी है।
जो चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ है उसका नाम क्या है? चरक संहिता। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही रहेगा, कनिष्क। नेक्स्ट है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? कुषाण काल, फारसी कला, कुषाण कला, फारसी कला, गांधार कला या मुगल कला? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी, मुगल कला। ठीक, तो गांधार कला कुषाण कला में विकसित हुई और गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी, इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन या ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गांधार नामक स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण से गांधार कला भी कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी से इसमें गांधार। नेक्स्ट है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए गांधार कला, बी मथुरा कला, सी सिम कला और डी मधुबनी कला। तो गांधार शैली और भारतीय और यूनानी कला की मिश्रित शैली है और इस कला की शैली के प्रमुख संरक्षक संघ एवं कुषाण थे, मतलब इसकी देखरेख करने वाले संघ और कुषाण थे। और इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम है ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन, ऑप्शन नंबर सी हर्ष और डी है विक्रमादित्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कनिष्क। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर विराजमान हुए थे? 108 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 58 ईस्वी में या 128 ईस्वी में? तो कब हुए थे? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 78 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, शक संवत किसने और कब शुरू किया? काथफिसिस ने 58 ईस्वी पूर्व में, रुद्रदामन प्रथम ने 78 ईस्वी में, विक्रमादित्य ने 58 ईस्वी पूर्व में, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। तो शक संवत का संस्थापक कनिष्क था और कनिष्क द्वारा इसे 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सही है? डी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, अशोक, विक्रमादित्य या कनिष्क? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही रहेगा, कनिष्क, क्योंकि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक जो था कनिष्क ही था। उसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? वसुमित्र, एक महान विद्वान थे, वसुमित्र ने किया था और तथा अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष बनाए गए। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करिए। कविराज मार्ग, इसमें कविराज मार्ग का लेखक है अमोघवर्ष, आज पुराण का है जिनसेन, गणित सारा समग्र का है महावीरचार्य, अमोघ वृत्ति का है सकटायन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? ऑप्शन नंबर ए हर्ष, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क और ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? सी, कनिष्क सही होगा। ठीक, तो कुषाण काल के जो समय के दौरान मूर्त कला की गंधार शैली भारत ग्रीक
शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु गंधार था और अतः इसे गंधार कला शैली भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया हिंदू धर्म, शैव धर्म को, बौद्ध धर्म को या जैन धर्म को? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सिमुक्याहाल। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन या विक्रमशिला? तो सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त, सातवाहन, मौर्य और कुषाण? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गुप्त। क्यों? क्योंकि मेहरौली का जो लौह स्तंभ है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था और दक्षिणी दिल्ली में एक मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख किया गया है और यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के सम्मान होने का एक तरीके का प्रमाण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राज्य कवि था? तो किसका राज्य कवि था? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त और डी है हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समुद्रगुप्त। तो हरिसेन समुद्रगुप्त का राज कवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना भी की थी और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध धर्ता की उपाधि धारण की तथा इसे कविराज भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिम्बिसार और अजातशत्रु। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सोने के, चांदी के, तांबे के या लोहे के? तो गुप्त काल में सोने के सबसे ज्यादा सिक्के जो है जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा या तुलसीदास? तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो इसमें जो परामर्श था किसके दरबार में दिया था? समुद्रगुप्त, अशोक और चंद्रगुप्त द्वितीय और कनिष्क। तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य के दरबार के आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों को कालिदास, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, वररुचि, अमर सिंह, शंख और घटकर पर आदि से हुई। नेक्स्ट है, वराहमिहिर क्या थे? इसके पहले में ऑप्शन नंबर सी से चंद्रगुप्त द्वितीय। वराहमिहिर थे एक एस्ट्रोनॉट, एक स्पेस शटल, एक पावर स्टेशन, एक प्रवीण खगोलविद। तो क्या है? वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। क्या थे? प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? गुप्त, कुषाण, मौर्य या चालुक्य? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, तो गुप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किसके शासन के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं? किसके? ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल के। नेक्स्ट है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। मदुरई, अरिकामेडु, पूमपहाड़ और मुसिर? तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अरिकामेडु। ऑप्शन नंबर बी, अरिकामेडु। तो इस तरीके से हमने जो है आपको 50 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप्स के मैंने बताया, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप हमारे वीडियो को इस तरीके से देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।